हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। और मैं सुरेंद्र बुकल आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं स्पेशली फॉर 9th क्लास, वर्क एंड एनर्जी। सो इससे पहले हमने 9th क्लास के दो चैप्टर कवर किए हैं, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। आई होप आप लोगों ने वो दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए होंगे सो दैट कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर के वो लेक्चर भी देख सकते हो। एंड आज के जो चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे, नाम से पता चल रहा है वर्क एंड एनर्जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो चैप्टर है हमारा 2-3 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए। ज्यादा हम लेक्चर, क्योंकि बहुत छोटा ही चैप्टर है तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। तो चलो हम बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क डन के बारे में ही स्टडी करेंगे और वर्क डन क्या है, वर्क डन के बारे में अच्छे से सारा कुछ स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एनर्जी, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये वर्क डन का पूरा डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। वर्क डन हम कब कहें कि वर्क डन हो रहा है? आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करो और जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करें, ऑब्जेक्ट मस्ट कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे कि मान लिया कि मेरे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कुछ सर्टेन फोर्स अप्लाई किया है और इसने फोर्स के डायरेक्शन में ही कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लेट्स सपोज डी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, तो हम कहेंगे कि वर्क डन जो हुआ है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और वो वर्क डन आप जरूरी नहीं है कि फोर्स हम हर बार इसी तरीके से अप्लाई करें कि डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूं कि वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला यहां पे मैंने लिखा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ वैलिड है जब हम फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में ही मोशन अगर करता हो, उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कवर करता हो, तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला अभी लिखा है, सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? जब हम फोर्स अप्लाई करें और फोर्स जैसे ही अप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। इस फॉर्मूले के अंदर हम कुछ अमेंडमेंट करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, वो थोड़ा बाद में समझेंगे। एक बार वापस आते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन इफ वी अप्लाई सम फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। और वर्क डन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ साथ इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है? जूल है। ठीक है, 1 जूल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इस फॉर्मूले से ही अपने को पता चल जाता है। जैसे मैं लिखूं कि यहाँ पे वर्क डन W इज इक्वल्स टू फोर्स F इंटू डी, मैंने लिख दिया F इंटू डी। अब क्या है कि मैं 1 जूल को कैसे डिफाइन करूं? जैसे ये 1 जूल कब हो सकता है? जब हमारा फोर्स 1 न्यूटन हो। फोर्स कितना हो? 1 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 1 मीटर। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो वर्क डन हुआ है दैट इज 1 जूल वर्क डन। ओके, कब है ये? जब फोर्स आपने किस डायरेक्शन में अप्लाई किया हो? इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन। So in this way we can define 1 joule work done, that is it is the amount of force, या कह सकते हैं if we apply 1 Newton force on any object and it covers 1 meter displacement, then work is said to be 1 joule. Once again मैं इस बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं। If 1 Newton force is applied on any object and object cover 1 meter distance in the direction of applied force, then work is said to be 1 joule. उस केस में हम वर्क डन को क्या कहेंगे? 1 जूल है। एक बार दोबारा से लिखिए, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे और 1 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया हो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो हम कहेंगे कि 1 जूल वर्क डन हुआ है। वर्क डन के बारे में अपने को ये बातें काफी है। अब देखिए कुछ और जो मैं कह रहा था कि इस फॉर्मूले में हम चेंजेस करेंगे। हर बार ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास यही फॉर्मूला काम करे। देखिए
जैसे आपने देखा होगा बच्चे खिलौना गाड़ी खींचते हैं, ठीक है, मान लिया कि भाई ये एक गाड़ी है, कोई बच्चा इसको खींच रहा है, ठीक है, इस पे ऐसे उसने एक जो है स्ट्रिंग बांध रखी है और यहां से वो इसको खींच रहा है। खींच तो इस डायरेक्शन में, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, और मूवमेंट आप देखोगे कि इसकी इस डायरेक्शन में हो रही है, उस सर्टेन एंगल थीटा पे, ठीक है, इस तरफ उसने डिस्प्लेसमेंट किया। अब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि क्या वो सारा का सारा फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट करने में काम आ रहा है, नहीं, सारा नहीं, इसका कुछ कंपोनेंट ही इधर लग रहा है, इसका कुछ कंपोनेंट मतलब f cos ऑफ थीटा। अब 9th क्लास के बच्चे cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा ये नहीं जानते होंगे क्योंकि उनका मैथ अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना है। 10th में पढ़ेंगे कुछ बच्चे, कुछ बच्चों ने 9th में भी पढ़ लिया होगा, जिन्होंने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा, वर्क डन अब हम इसके हिसाब से ये लिख सकते हैं, वर्क डन W is equals to force into displacement into cos of theta, ये लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एक बार के लिए तो ये, और ये भी पॉइंट याद रखिए, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये आप लोगों को एक जनरल वे में वर्क डन के बारे में पता चल गया। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, इनकी एग्जांपल मैं आप लोगों को कराऊं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने यूज किया है cos थीटा, इसके बारे में बता देते हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो जी, साथ साथ में देखिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और पॉज करके जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और सारे वीडियो का भी लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और आपका कमेंट जो है मैं वेट करूंगा। चलो देखिए, अभी हमारे पास में कोई राइट एंगल ट्रायंगल, आई होप आप सबने राइट एंगल ट्रायंगल तो जरूर पढ़ ली होगी। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको ए, इसको बी और इसको सी कह दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये जो मैं अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। इसमें मैं थीटा एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो थीटा एंगल मैंने ये ले लिया, 90 डिग्री को छोड़ करके बाकी दोनों में से कोई भी एंगल कंसीडर किया जा सकता है, ये याद रखना। फिर दूसरी बात, थीटा के जस्ट सामने देखो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सबने पढ़ा हुआ है। अभी बेसिकली मान लिया मैंने इसको कहा कि परपेंडिकुलर है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाएगा। थीटा के जस्ट सामने का है परपेंडिकुलर, और थीटा से लगती हुई दो साइड है, देखो एक ये साइड है और एक ये साइड है। इसमें जो छोटी साइड है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी होती है, जो दूसरी वाली साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। अब आपको ये चीज पता है ऑलरेडी। मैं ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीज के बारे में बता रहा हूं, एक है साइन थीटा, एक है कोस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। अभी हम बेसिक फंक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। साइन थीटा का मतलब है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, और cos थीटा का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके। और यहां के हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से जो मैंने एंगल कंसीडर किया उसके हिसाब से साइन थीटा क्या होगा, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC अपॉन AB और BC अपॉन AB, और ये हो जाएगा AC अपॉन BC, ठीक है, ये बन गया। अब किसी को याद रखने में कंफ्यूजन है, सबसे पहले तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है,
थीटा के साथ लगती हुई दो साइड है, उनमें से छोटी साइड बेस है, बड़ी साइड वो हाइपोटेन्यूज है। ओके, ये चीज अपने को पता चल गया। इसको याद करने का तरीका भूल जाते हैं, बट छोटे बच्चे हैं भूल जाते हैं, ठीक है। प्लस वन टू को पढ़ाते हुए मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आप लोगों को पढ़ाने में थोड़ा सा मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। सो देखिए एक चीज और याद रखिए, टेन थीटा को हम साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भाई 9th का बच्चा छोटा बच्चा है तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर ये याद तो नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हम इसके लिए सीखेंगे, क्या कि बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, बेस, S फॉर साइन, C फॉर कोस और T फॉर टेंजेंट यानी टेन थीटा। अब देखो इसका मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? कोस थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? टेंजेंट थीटा। तो आप इसे याद रख सकते हो। दोबारा बता देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बड़ी आसानी से याद हो जाएगी बेटा, ठीक है, याद रखने के लिए। अब पंडित फॉर मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को क्या बोल रहे हैं? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या बोल रहे हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस को टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर और बेस को टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को हम sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहां से sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा की वैल्यू रख के देख लो तो आपको पता चल जाएगा AC ओवर BC है, AC ओवर BC है, ठीक है। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये हमारे क्या काम आता है? अगर आपको एक एंगल पता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो, बाकी कोई भी साइड आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसका ये फायदा होता है। जैसे आप किसी पिलर से कितनी दूर खड़े हो, कोई पिलर है यहाँ से, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के ऊपर कोई पिलर है और उसके एंगल को आप देख रहे हो, उसकी ऊपर की चोटी को देख रहे हो, तो उस पिलर की हाइट आप आराम से बता सकते हो। उसकी हाइट अगर पता है तो आप कितनी दूर खड़े हो ये बता सकते हो, एंगल अगर आपको पता है तो। इस तरीके के पॉइंट्स जो है अपने को ट्रिग्नोमेट्री सिखाती है। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है सिखाने के लिए, इसमें मेरे लिए ये जरूरी था, ठीक है, ये जरूरी था, ठीक है। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमारे फॉर्मूले को दोबारा से देखते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था। और वो फॉर्मूला क्या था कि वर्क डन जो है, मैंने कहा था कि कोई बच्चा जो है अगर कोई खिलौना गाड़ी को इस तरीके से खींच रहा हो, फोर्स ऐसे लगा रहा हो, तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखा इधर की तरफ हो रहा है, मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, डी डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इसमें वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को बताया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला हमने बताया। अब कोस थीटा किसके बीच में, यानी ये थीटा जो एंगल है वो किस किसके बीच में? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल होता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे लिए वर्क डन का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस ऑफ थीटा। और मैंने कहा कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब पॉजिटिव कहां होगा? कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव अगर आती है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो इस पे डिपेंड करता है, ये हायर क्लासेस में हम सीखेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए इतना ही काफी है वैसे तो, ठीक है। तो देखिए हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन के लिए। तो एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। जितने भी पुश और पुल है ये सारे क्या है? पॉजिटिव वर्क डन ही करेंगे। आप किसी चीज को खींच रहे हो, गाड़ी को धक्का दे रहे हो तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। ये खिलौना गाड़ी को खींच रहा है कोई बच्चा, यहाँ पे वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। ये ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हो, इसमें पॉजिटिव वर्क डन होगा, ओके। इसके अलावा नेगेटिव अगर फोर्स, अब नेगेटिव वर्क डन कैसे देखेंगे? नेगेटिव वर्क डन कहां होता होगा?
बाकी आप लोगों के लिए इतना ज्यादा डिटेल में नहीं मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये हम हाई क्लासेस में ज्यादा पढ़ते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल देना जरूरी है। नेगेटिव वर्क डन, तो नेगेटिव वर्क डन के एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे बेटा? देखो, इसके लिए हमारे पास में जितने भी फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, जिनमें फ्रिक्शन आता है, तो वो जितने भी वर्क डन फ्रिक्शन फोर्सेस से होंगे वो सारे के सारे होंगे नेगेटिव, यानी वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्सेस। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्सेस, नेगेटिव वर्क डन देंगे, ठीक है। और अगर हम जीरो वर्क डन का एग्जांपल लें, जीरो वर्क डन का एग्जांपल क्या हो सकता है? जीरो वर्क डन, एक तो हम कह सकते हैं फोर्स अप्लाइड on a wall and there is no movement in wall में यानी दीवार में कोई भी मूवमेंट ना, आपने फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा ना भैया, ठीक है। इसके साथ साथ motion of any object in circular path, सर्कुलर पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, तो वहां पे भी सर्कुलर पाथ में क्या होगा? यहां से चल के वापस यहीं आ गई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। वहां पे भी वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो वर्क डन जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कहां कहां होता है उनके हमने कुछ एग्जांपल स्टडी कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। वर्क डन का कंसेप्ट हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। और 2 या 3 लेक्चर में ही आपका लगभग ये सारा वर्क एनर्जी का जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिन्होंने मोशन, लॉज ऑफ मोशन 9वीं का जो हमारा चैप्टर है 9th क्लास का, वो नहीं किया है, तो वहां से आप लिंक उठा सकते हो और प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। और आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि यहाँ पे हमने 9th क्लास का, 10th का, +1 का, 2 का फिजिक्स के लेक्चर डाल रखे हैं, ठीक है। तो जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल के देखा करो, वहां पे भी मैंने कुछ लिखा हुआ आप लोगों के लिए। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है, अगर मैं आपके कहीं काम आ रहा हूं तो। थैंक यू, गुड लक।